नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले 24 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गरज चमक और तेज बारिश को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चलती बाइक के अंदर अचानक सांप निकल आने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार ने तुरंत वाहन को रोका, जिसके बाद स्थानीय लोगों और एक मैकेनिक की मदद से सावधानी पूर्वक सांप को बाहर निकाला गया। बाद में एक युवक ने सांप को सुरक्षित पकड़कर डिब्बे में रखा और उसे जंगल में छोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में शादी को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक द्वारा अपनी प्रेमिका को चलती बाइक के साथ करीब 100 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद उसने युवती को अपनी पत्नी बताकर मामला संभालने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की करीब 20.38 बीघा जमीन कुर्क की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश पर लगाई गई है और प्रशासन ने अपराध से अर्जित संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दुष्कर्म के आरोपियों की पुलिस हिरासत में बीच बाजार पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। असम और गुजरात के बाद अब ओडिशा में भी बाढ़ का गंभीर असर देखने को मिल रहा है, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं असम में बाढ़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हैं और 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात बिगड़ने के बीच वाल्मीकि बस्ती का पैदल पुल नदी में बह गया, जबकि केदारनाथ हाईवे के कई स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हैदराबाद के मियापुर इलाके में तेज बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग खुले पड़े स्टॉर्म वाटर ट्रेन में गिरकर तेज बहाव में बह गए। आरोप है कि मरम्मत कार्य के दौरान मैनहोल खुला छोड़ दिया गया था और वहां न तो बैरिकेडिंग की गई थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। फिलहाल बचाव दल बुजुर्ग की तलाश में जुटा हुआ है। ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को वन्य जीवन प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सतत विकास के साथ बाघ संरक्षण को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा प्रकृति के साथ भारत के पारंपरिक सामंजस्य का भी उल्लेख किया। राजस्थान के कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के रामपुरिया धबाई गांव में करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ आबादी के बीच पहुंच गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर समाज सेवी हयात खान ने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे वन विभाग की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश अब अपराध और अवैध हथियारों की पहचान से बाहर निकल चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रदेश को कभी कट्टा और बम के लिए जाना जाता था, वहीं आज ब्रह्मोस मिसाइल जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा कॉरिडोर और नए उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लगातार तैयार किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नई सिपाही भर्ती परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जल्द ही जारी कर सकता है। भर्ती बोर्ड के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को पहले से अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाखों अभ्यर्थी नई परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि संशोधित शेड्यूल और विस्तृत अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी उसी के अनुसार आगे बढ़ा सकेंगे। देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए और बिना ठोस कारण सख्त कार्रवाई से बचा जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद छात्र संगठनों और शिक्षा जगत में कई फैसले को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। संसद के मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया सक्रियता और रील्स को लेकर जोरदार राजनीतिक घमासान देखने को मिला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल बदलने के साथ साथ आम जनता की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कई बार प्रभावित हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हस्तक्षेप कर माहौल शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 14 विषयों में कुल 2982 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। सफल उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी अगली सूचना भी जारी किए जाने की उम्मीद है। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी संस्था में रैगिंग की शिकायत सही पाई जाती है या प्रशासन लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर भारी जुर्माना, मान्यता पर कार्रवाई और अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकार ने सभी संस्थाओं को एंटी रैगिंग नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवक द्वारा 3 सगी बहनों से शादी करने का दावा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस जांच में यह भी पूरी तरह फर्जी निकला। अधिकारियों के अनुसार यह वीडियो केवल व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल वीडियो या खबर को बिना पुष्टि के आगे साझा न करें, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले के अनुसार अगस्त महीने में बिजली दरों में लगभग 2.92% की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ईंधन समायोजन और वित्तीय समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ कुछ हद तक कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी यह सलाह दी है कि किसी भी प्रदर्शन से निपटने समय संयम और संवैधानिक मर्यादा का पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि असहमति की आवाज को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान निकालना ही बेहतर रास्ता है। इस टिप्पणी को देश भर में नागरिक अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख कानपुर अनाज मंडी में आज खाद्यान्न की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है। मंडी समिति के अनुसार गेहूं, चावल और अधिकांश दालों के दाम पिछले कारोबारी दिन के स्तर पर ही बने हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आवक और मांग में संतुलन होने के कारण फिलहाल कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि मंडी विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की स्थिति और नई फसल की आवक के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा और आरएसएस आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी नीति देश के सामने रखनी होगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी।
भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। दिन के अंत में प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई और बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसका प्रमुख कारण रहे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसका प्रमुख कारण रहे। कई प्रमुख सेक्टरों में दबाव देखने को मिला, जबकि निवेशकों ने फिलहाल सावधानी बरतने की रणनीति अपनाई है। आने वाले कारोबारी सत्रों में वैश्विक परिस्थितियों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नई सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर नई तिथियां जारी की जा सकती हैं। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। लाखों अभ्यर्थी इस घोषणा को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। एक ही दिन में मिले इन पदकों से भारत की स्थिति पदक तालिका में और मजबूत हुई है। देश भर में खिलाड़ियों के इस उपलब्धि की सराहना की जा रही है और खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाए हैं तथा संवेदनशील इलाकों में राहत दलों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले एक सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर ईंधन की मांग में कमी और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण यह गिरावट देखने को मिली है। इसका असर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तेज आयात करने वाले देशों के लिए इसे राहत की खबर माना जा रहा है और बाजार अब आगे की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। लगातार बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में हरी सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है, जिसका असर खुदरा बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। टमाटर, तोरई और भिंडी जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बारिश में फसलों को नुकसान पहुंचा है और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इसके कारण बाजार में आपूर्ति कम हुई है, जिसने आम लोगों की रसोई का बजट भी प्रभावित होने लगा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्षी सांसदों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जवाबदेही तय करने के बजाय कुछ अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसके कारण सदन में कई बार हंगामे की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और कार्यवाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार धार्मिक स्थलों के चढ़ावे की सुरक्षा नहीं कर सकी, वह युवाओं के भविष्य और प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर कैसे सुरक्षित रख पाएगी। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए, जिससे सदन की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने पहली बार बड़े स्तर पर AI आधारित फेस स्कैनर तकनीक का इस्तेमाल किया। अधिकारियों के अनुसार इस तकनीक की मदद से लगभग 3200 संदिग्ध चेहरों की पहचान की गई है। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य भीड़ में मौजूद सामाजिक तत्वों पर नजर रखना और किसी भी अप्रिय घटना को पहले से ही रोकना है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक प्रभावी बनाने का दावा किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार बड़े सुधार कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और तकनीक आधारित परीक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि देश का युवा अब विकास और पारदर्शिता की राजनीति को अच्छी तरह समझता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में टेलीकॉम सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जून महीने तक देश में कुल टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 1.35 अरब के पार पहुंच गई है। वहीं ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 1.8 अरब से अधिक दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल इंडिया अभियान, सस्ते इंटरनेट और तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन उपयोग के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका की शिकायत पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मानसिक उत्पीड़न से आरोप में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जनाधार पहले की तुलना में कमजोर हो रहा है। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने भी उनके बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू सराफा बाजार से राहत की खबर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सुस्ती के कारण कीमतों में यह नरमी देखने को मिली है। आने वाले त्योहारों और शादी के इस सीजन को देखते हुए इस गिरावट को ग्राहकों के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने सहायक संख्या अधिकार और सहायक शोध अधिकारी मुख्य परीक्षा की प्रोविजन उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी का मिलान कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आयोग सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक किसान ने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे महंगे माने जाने वाले जापानी मियाजाकी आम की खेती कर सबको चौंका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत लगभग 11,000 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जाती है। इस अनोखी खेती की चर्चा दूर दूर तक हो रही है और लोग इस आम को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस दुर्लभ आम के खास दिलचस्पी दिखाई है। गाजियाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि लगभग 10,000 लाभार्थियों को सितंबर महीने तक उनके नए फ्लैट सौंपने की तैयारी की जा रही है। निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है और बिजली, पानी, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी अंतिम चरण में है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर सभी पात्र परिवारों को उनके पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले के तहत आगामी अगस्त महीने में बिजली बिलों में लगभग 2.52% की कटौती लागू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ईंधन समायोजन और वित्तीय समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों परिवारों पर बिजली खर्च का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में राहत मिलने की उम्मीद है। रसोई के बजट से जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। प्रदेश के कई मंडियों में आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। हालांकि दूसरी ओर हरी मिर्च और अदरक के दामों में तेजी बनी हुई है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि लगातार बारिश और सीमित आवक के कारण इन दोनों सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं आलू और प्याज की पर्याप्त उपलब्धता के चलते इनके दाम फिलहाल नियंत्रण में बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 15 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिकारी तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शासन का कहना है कि इस प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा अपराध नियंत्रण अभियान को नई गति देना है। नए अधिकारियों को जल्द ही उनकी जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में देश भर में रिकॉर्ड 8 करोड़ से अधिक नए MSME की पंजीकरण हुआ है। इन उद्योगों के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण छोटे उद्योगों को तेजी से बढ़ावा मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अलीगढ़ मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए नई टोल दरों की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक और भारी वाहनों के टोल शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि निजी कारों और हल्के वाहनों के लिए पहले जैसी दरें ही लागू रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि सड़क के रखरखाव, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह संशोधन किया गया है। नई दरें निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगी और सभी टोल प्लाजा पर लागू रहेंगी। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 दर्ज की गई है, जिसके बाद कई तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है और लोगों से समुद्र तटों से दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राहत और बचाव दलों को तत्काल सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों को अफवाहें से बचने की सलाह भी दी गई है। लोकसभा में बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नीतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे के अधिकारियों के आगे कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नीतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे अधिकारियों को आगे कर रही है। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और बयान वापस लेने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस और नारेबाजी होती रही, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सब्जी मंडियों के थोक और खुदरा कीमतों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मंडी में गोभी, लौकी और कई अन्य सब्जियां अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं, लेकिन खुदरा बाजार में यही सब्जियां काफी अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से बाजार की निगरानी बढ़ाने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि परिवहन और अन्य खर्चों के कारण खुदरा कीमतों में अंतर दिखाई देगा। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मेटल और आईटी सेक्टर के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजों को लेकर निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है। फिलहाल निवेशक जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाकर सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आगामी चुनाव रणनीति को लेकर संगठन स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से कई नए रणनीतिक फैसलों पर विचार शुरू किया है। इसी क्रम में IMIM के साथ दूरी बनाए रखने की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में तेज हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अंतिम रणनीतिक आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।